आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करेंगे जो लगभग 50 साल तक चला, लेकिन इसमें हथियार नहीं बल्कि विचार और डर का इस्तेमाल हुआ। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था और हम सबकी जिंदगी पर एक गहरा असर डाला। तो चलिए शुरू करते हैं शीत युद्ध की कहानी। स्टडी माफिया में आपका स्वागत है, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द कोल्ड वॉर एरा, यानी शीत युद्ध का दौर। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है, इसलिए हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इतने अच्छे से समझेंगे कि आप एग्जाम्स में आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर पाएं। अच्छा, इस चैप्टर को बिल्कुल आसान बनाने के लिए हमने इसे इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये स्ट्रक्चर आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझने और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखो, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो दुनिया के मंच पर दो नई महाशक्तियां यानी सुपर पावर्स उभर कर आईं, अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर। मजेदार बात यह है कि पहले तो ये दोनों दोस्त थे जिन्होंने मिलकर जर्मनी को हराया था, लेकिन जीत के बाद जल्द ही दुश्मन बन गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये दोस्त से दुश्मन क्यों बने? इसकी वजह थी इनकी बिल्कुल अलग अलग आइडियोलॉजीज, यानी उनकी सोच। यूएसए विश्वास रखता था कैपिटलिज्म में, जहां डेमोक्रेसी होती है, फ्री मार्केट होता है और लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर कम्युनिज्म को मानता था, जहां सब कुछ स्टेट यानी सरकार के कंट्रोल में होता था और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का राज था। बस यही विचारों की लड़ाई कोल्ड वॉर की असली जड़ थी। तो ये कोल्ड वॉर आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल दुश्मनी थी जिसमें धमकियां थीं, झूठा प्रचार यानी प्रोपेगेंडा था, टेंशन था, पर कभी सीधी लड़ाई नहीं हुई। इसे कोल्ड या शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर ने कभी आमने सामने जंग नहीं लड़ी। ये डेफिनेशन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आती ही आती है, इसको नोट कर लो। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना यूरोप पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अमेरिका को लगा कि इसका फायदा कहीं यूएसएसआर न उठा ले, इसलिए अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप के देशों को पैसे से मदद देने के लिए मार्शल प्लान शुरू किया ताकि वो कम्युनिज्म के प्रभाव में ना आ जाएं। लेकिन यूएसएसआर ने इसे अमेरिका की एक चाल समझा। उसे लगा कि अमेरिका इसके जरिए यूरोप पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। तो मार्शल प्लान और बढ़ते हुए मतभेदों की वजह से यूरोप साफ साफ 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ था वेस्टर्न ब्लॉक, जिसे यूएसए लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ था ईस्टर्न ब्लॉक, जो यूएसएसआर के कंट्रोल में था। इस अनदेखी दीवार को, इस डिवीजन को आयरन कर्टन का नाम दिया गया। ये कोई असली दीवार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सिंबॉलिक लाइन थी जिसने यूरोप को विचारों के आधार पर तोड़ दिया था। अब ये जो विचारों की लड़ाई थी ना, ये सिर्फ बातों तक नहीं रुकी, ये एक मिलिट्री कंपटीशन बन गई। दोनों सुपर पावर्स अपनी शक्ति बढ़ाने और दूसरे को कमजोर करने की कोशिश में लग गए। इसी को कहते हैं द गेम ऑफ पावर बैलेंस। अपनी पावर बढ़ाने के लिए अमेरिका ने 1949 में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये एक मिलिट्री गठबंधन था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसका मतलब यह था कि अगर नेटो के किसी एक देश पर भी हमला होता है तो सब मिलकर उसका जवाब देंगे। एक पर हमला, सब पर हमला। यह साल 1949 एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। अब जब अमेरिका ने ग्रुप बनाया तो यूएसएसआर कैसे पीछे रहता? नेटो को काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन ने 1955 में अपने साथी देशों के साथ वॉरसॉ पैक्ट बना लिया। इसके बाद यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि दुनिया 2 मिलिट्री कैंप्स यानी 2 गुटों में पूरी तरह से बंट चुकी है। और फिर शुरू हुई सबसे खतरनाक रेस, द न्यूक्लियर आर्म्स रेस। दोनों देशों ने हजारों की संख्या में इतने खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइल्स बना लिए कि पूछो मत। सिचुएशन इतनी डरावनी हो गई थी कि अगर जंग छिड़ जाती तो शायद पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती। इसी सिचुएशन को बैलेंस ऑफ टेरर यानी आतंक का संतुलन भी कहते हैं। तो फिर इतने हथियारों के बाद भी जंग हुई क्यों नहीं? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है डिटरेंस, जिसका मतलब होता है रोकथाम। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो 2 लोगों के पास ऐसी ताकत है कि अगर एक ने हमला किया तो दूसरा भी उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो इस डर से कोई भी पहला कदम नहीं उठाएगा। बिल्कुल यही डर दोनों सुपर पावर्स को एक हॉट वॉर से रोक रहा था। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में जरूर आती है। भले ही इस युद्ध को कोल्ड कहते हैं, लेकिन इस पूरे दौर में कई ऐसे पल आए जब लगा कि अब बस न्यूक्लियर वॉर होकर ही रहेगा। चलिए उन्हीं कुछ खतरनाक पलों के बारे में जानते हैं जब दुनिया की सांसें अचानक रुक गई थीं। यूएसए और यूएसएसआर ने आमने सामने तो लड़ाई नहीं की,
लेकिन उन्होंने दूसरे देशों में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी। इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली लड़ रहे थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर। इन दोनों वॉर्स में एक साइड को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था और दूसरी साइड को सोवियत यूनियन, मतलब आग लगाकर पीछे से तमाशा देख रहे थे। अब हम आते हैं कोल्ड वॉर के सबसे डेंजरस मोमेंट पर, यानी द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962। स्टूडेंट्स, ये वो पल था जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर से बस एक कदम दूर खड़ी थी। इस टॉपिक पर अक्सर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। हुआ ये कि यूएसएसआर ने चुपके से क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा दी और क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल पास है। जब अमेरिका को इसका पता चला तो उन्होंने क्यूबा की नाकाबंदी कर दी, मतलब समुंदर से घेर लिया। 13 दिन तक पूरी दुनिया की सांसें अटकी रहीं। सबको लगा कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा, लेकिन आखिर में डिप्लोमेसी और बातचीत से मामला सुलझ गया और यूएसएसआर ने मिसाइल्स हटा ली। इससे ये साफ हो गया कि एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। इतने सालों के टेंशन और डर के बाद आखिरकार ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ। लेकिन कैसे? इतनी बड़ी दुश्मनी अचानक शांति से कैसे खत्म हो गई? चलिए देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स थे जिनके कारण ये सब हुआ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोनों सुपर पावर्स को ये समझ आ गया कि ये आग से खेलने जैसा है। इसलिए 1960s और 70s में टेंशन कम करने का एक दौर आया जिसे डेटांट कहते हैं। इस दौरान दोनों देशों ने हथियार कम करने के लिए सॉल्ट आय जैसे समझौते भी किए। लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन नहीं टिकी। 1979 में जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो टेंशन फिर से बढ़ गया। मगर असली बदलाव आया 1985 में, जब यूएसएसआर में मिखाइल गोर्बाचेव आए। उन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जैसे सुधार लाए। फिर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, जो कोल्ड वॉर के अंत का सबसे बड़ा सिंबल बनी। और आखिर में 1991 में सोवियत यूनियन खुद ही टूट गया और इसी के साथ कोल्ड वॉर ऑफिशियल तौर पर खत्म हो गया। तो कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे ये क्या छोड़ गया? इसने दुनिया की पॉलिटिक्स पर क्या असर डाला? चलिए अब इसकी लेगेसी और इससे मिलने वाले सबक को समझते हैं। अच्छा, इस पूरे दौर में इंडिया का क्या रोल था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने ना तो अमेरिका का साथ दिया, ना ही यूएसएसआर का। हमने जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का रास्ता चुना। हमने कहा कि हम दोनों सुपर पावर से अलग रहेंगे और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करेंगे। इंडियन बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल आएगा ही आएगा। तो कोल्ड वॉर की लेगेसी क्या थी? सबसे पहली बात, दुनिया अब दो ध्रुवीय यानी बाइपोलर नहीं रही। दूसरी, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सिर्फ अमेरिका एक सुपर पावर बचा, जिससे एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर वर्ल्ड बना। तीसरा, नए तरह के झगड़े शुरू हो गए। और चौथा, इस कंपटीशन की वजह से स्पेस रेस जैसे कई बड़े टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हुए। सोचिए, एक ऐसी दुश्मनी जिसने आज की पूरी दुनिया को शेप किया, पर जिसमें दोनों बड़े खिलाड़ियों ने एक भी सीधी जंग नहीं लड़ी। ये हमें शक्ति और संघर्ष के स्वभाव के बारे में क्या सिखाता है, इस पर जरूर सोचना। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। आपके एग्जाम्स नजदीक हैं, अच्छे से पढ़ाई करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ऑल द बेस्ट।